Hello everyone, welcome to the channel. And in this video, we will be discussing about the multiple choice questions, जो कि हमारे PYQs भी होंगे और जो मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी होंगे. सो गाइज, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है नमित भटनागर एंड मैंने अभी इसी दिसंबर अटेम्प्ट में NTA UGC नेट क्रैक किया है एंड आई एम हेयर टू गाइड यू पीपल, क्योंकि मेरा खुद का थर्ड अटेम्प्ट में निकला था. सो बहुत सारी गलतियां हुई एंड वो सारी गलतियां आप ना करो, इसलिए आई एम हेयर. आप चाहो तो मेरे को व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन टेक्स्ट मी अबाउट एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, जो भी है जस्ट आस्क मी देयर. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा अभी. आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पेपर 2 कॉमर्स के लिए. जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स या मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस हैं उनका मैंने एक ब्लेंड बनाया 10 क्वेश्चंस का. आज हम उनको लुक आफ्टर करेंगे. देखते हैं, अभी पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. They admit X as a partner for 1/3 share in the profits of the firm. The new profit sharing ratio of A, B and X is. तो देखो, जो A and B है वो उनका रेशियो कितना है, मतलब जो A is to B है उसका रेशियो रहेगा 3/2. ठीक है. हम मान के चल सकते हैं A का जो ओल्ड रेशियो होगा वो 3/5 होगा और जो न्यू रेशियो और जो ओल्ड रेशियो B का होगा वो 2/5 होगा. नाउ उन्होंने क्या बोला कि X को उन्होंने 1/3 शेयर के लिए अंदर किया. अगर X का शेयर 1/3 है और टोटल शेयर फर्म का 1 है ना, तो 1 माइनस 1/3 करते हैं तो 2/3 कितना हो गया, रिमेनिंग शेयर हो गया. अब हम अगर नया रेशियो निकालें तो हम इंटू करेंगे 2/3 से, तो जो हमारा नया रेशियो आएगा वो आएगा 6/15 एंड 4/15. एंड X का तो जो नया रेशियो है वो हमको पता ही है 1/3 है ना, तो कॉन्जुगेट कर देंगे उसको 5 के साथ, दैट विल बी 5/15. तो जो मेरा नया रेशियो निकल के आएगा दैट विल बी 6:4:5. सो आंसर टू माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी 6:4:5. नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. Skimming in e-banking is a method of converting debit card into credit card, transferring cash from one account to another, stealing credit card information, intimating the customers about its heavy withdrawals. तो जो स्किमिंग होता है, स्किमिंग एक लीगल प्रैक्टिस होता है that is used by the identity thieves to capture the credit card information from a card holder. स्किमिंग आइडेंटिटी थीव्स को इंफॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए नेसेसरी होती है और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस के लिए बोला की प्रैक्टिस होती है. ठीक है. इसमें क्या करते हैं, वो एक सिंपल फोटोकॉपी बना सकते हैं और डिजिटल फोटोज बना सकते हैं आपके क्रेडिट कार्ड की, जो कि वो फर्दर यूज कर सकते हैं. और बहुत सारे स्किमिंग डिवाइसेस होते हैं इसके लिए, जो कि हर सिचुएशन में काम करने के लिए केपेबल होते हैं. तो स्किमिंग क्या करता है, हमारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को स्टील करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज व्हेन RBI reduces CRR it results into. देखो जी, RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में CRR और SLR को हमेशा इंक्लूड करता है. CRR क्या होती है? CRR वो पोर्शन होता है जो कि एक बैंक को लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है RBI के पास. Currently it is 3.75 I think so, बट ये वेरी करता रहता है एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी. अब इस चीज को हम कैसे ऐसे समझते हैं कि सपोज करो फर्स्ट के सिनेरियो में जो मेरा CRR है वो 5% है और सेकंड के CRR में मेरा जो CRR है वो 10% है. अब लेंडेबल रिसोर्सेज मेरे पास 1 लाख हैं दोनों बैंक्स मतलब बैंक्स में. अगर मैं 1 लाख में से 5% जो कि मेरा होता है 5,000 अगर मैं RBI को दे दूंगा तो मेरे पास पब्लिक डीलिंग के लिए कितना पैसा बचेगा, ये मेरा बचेगा 95,000. सिमिलरली जब मेरा CRR 10% होगा तो मेरे को RBI को कितना देना पड़ेगा, 10,000 RBI को देना पड़ेगा
एंड मेरे पास पब्लिक डीलिंग के लिए पैसा कितना बचेगा, 90,000 बचेगा। तो जितना ज्यादा सीआरआर उतना कम मेरा लैंडेबल रिसोर्स या उतना कम मेरी लिक्विडिटी। ठीक है, तो सीआरआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी या लैंडेबल रिसोर्सेज। तो जब मेरी सीआरआर घटेगी तो मेरे लैंडेबल रिसोर्सेज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, ये डिक्रीज गलत लगा हुआ है, इंक्रीज होंगे मेरे लैंडेबल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई विद इफेक्ट फ्रॉम द ईयर 1995। तो जो ओबीएस बीओएस होता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो होती है, वो आरबीआई लेके आया था फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल। अगर आपको कुछ भी बैंकिंग सिस्टम या कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है बैंक में, आपकी कोई भी अगर ग्रीवेंस है, तो आप किधर जाओ, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर जाओ। बैंकिंग ओम्बड्समैन एक पर्सन होता है जो कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है 1995 में, और उसका काम क्या होता है, लोगों की ग्रीवेंसेस सुन के उनको फॉलो अप करना। तो ये जो है सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1995। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1995। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इनटू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने जब वाली थी 1944 में, जी.एम. कीन्स बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनके अंडर क्या हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। और उसमें सबने ये डिसाइड किया था कि दो रेगुलेटरी बॉडीज बनाएंगे। एक को नाम दिया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरे को नाम दिया था आईबीआरडी, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बट अब धीरे धीरे मतलब विद इन द टाइम ये आईबीआरडी जो है बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई। उसमें आईएफसी भी जुड़ गया, आईडीए भी जुड़ गया, मीगा भी जुड़ गया, और ये सब मिलके पूरा क्या बन गया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन गया। ये पूरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन गया। तो अब हम इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं। बट इनिशियली आईएमएफ और आईबीआरडी लॉन्च हुए थे 1944 में अंडर द सेम कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस, दैट इज ब्रेटन वुड्स। इसीलिए हम इसको सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं, बिकॉज दे वर द रिजल्ट ऑफ द सेम कॉन्फ्रेंस। हेंस तो जो आईएमएफ और आईबीआरडी फॉर्म हुए थे वो 1944 में फॉर्म हुए थे अंडर द 1 जुलाई टू 22 जुलाई, ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस चला था ब्रेटन वुड्स उसके अंडर। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आईएमएफ एंड आईबीआरडी। नाउ गाइस लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बोलता है फाइनेंस फॉर एक्सपोर्टिंग कंपनीज एज अ पार्ट ऑफ द मेजर प्रोग्राम्स फॉर द एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। तो देखो एक्जिम बैंक की जो पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, एक्जिम बैंक की जो पॉलिसीज होती हैं उनमें वर्किंग कैपिटल ठीक है आता है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस ये भी आता है, टर्म लोन्स भी आते हैं, बट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट नहीं आता है। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्जिम बैंक पॉलिसी। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ द सार्क नेशंस। देखो जी सार्क नेशंस की बात कर लेते हैं। सार्क बोले तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज, ठीक है। अब इसमें 8 नेशंस हैं जो कि सार्क की मेंबर नेशंस हैं, और 8 ही मेरी क्या है, ऑब्जर्वर नेशंस हैं। तो जो मेरी ऑब्जर्वर नेशंस हैं वो कौन कौन सी, उनकी तरफ देख लेते हैं जरा। पहली है चाइना, देन यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 8 है मेरी ऑब्जर्वर कंट्रीज किसकी, सार्क की। अब चाइना वॉज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वर कंट्री, अभी हम पढ़ के आए। ईरान वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वर कंट्री, यूएसए भी ऑब्जर्वर कंट्री का पार्ट था, बट कनाडा था नहीं था। कनाडा में दिख रहा है इधर, नहीं दिख रहा है।
तो ऑब्जर्वर कंट्रीज में कनाडा नहीं होगा. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, कनाडा, which is not an observer country of the SAARC nations. Now move on to question number 8. Merger of the two companies under the Board for the Industrial and Financial Reconstruction Supervision (BIFR) is known as. तो जो BIFR सुपरविजन होता है उसके अंदर जब मर्जर होता है तो उसको हम बोलते हैं अरेंज्ड मर्जर. जो BIFR होता है दैट इज द बोर्ड फॉर द इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. ये राजीव गांधी की गवर्नमेंट के अंदर लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1987 और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है. एंड ये जितने भी 6 इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं ना जो कि अभी शटडाउन होने वाले होते हैं उनको रिवाइव करने के लिए ये पर्टिकुलर बोर्ड बनाया गया था जो कि 1987 में लॉन्च हुआ था. सो जो BIFR के थ्रू जो भी मर्जर्स होते हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ, अरेंज्ड मर्जर बोलता हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं. इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अ फर्म इन द लॉन्ग रन ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर. देखो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की अगर हम बात करें तो गाइस देखो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की जब बात करते हैं हम तो क्या होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में AR इज इक्वल टू MR होता है एंड MC इज इक्वल टू AC होता है. AR MR इज इक्वल टू प्राइस होता है और जब हम इक्विलिब्रियम बनाते हैं तो ये ऐसे बनता है. ये आया मेरा MC कर्व, ठीक है, और ये आया मेरा AR MR कर्व. तो जो मेरा यहाँ बनता है क्या बनता है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है. ठीक है, तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करने में हमको क्या होता है, वो ना तो वो मेरा प्रॉफिट होता है ना वो मेरा लॉस होता है. ना उधर प्रॉफिट होता है और ना ही उधर लॉस होता है. ठीक है, सो लॉन्ग रन की बात करो जब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है तो उधर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है. ठीक है, और वहां पे MC कर्व कट्स दी MR कर्व फ्रॉम बिलो. MC कर्व जो होता है वो MR कर्व को उसके बिलो से काटता है. ठीक है, ये AC कर्व हो गया, वो MR कर्व का सॉरी AC कर्व हो गया, उसको मैं काट रहा हूं उसके बिलो से. ठीक है, बिल्कुल उसके नीचे से काट रहा हूं. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे MC इज इक्वल टू AC होगा मेरा. ठीक है, और अगर MC इज इक्वल टू AC होगा तो AR इज इक्वल टू MR होगा एंड MC इज इक्वल टू AC होगा. तो इस सिचुएशन में लेवल ऑफ आउटपुट मेरा इधर हम फाइंड आउट करेंगे जहां पे AR इज इक्वल टू MR होता है और AC इज इक्वल टू MC होता है. नाउ लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं. द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स असेसीज अदर देन द कंपनीज इज. देखो जब एडवांस टैक्स की बात करते हैं तो जब कंपनीज की बात होती है तो कंपनीज के केस में तो जो डेट होती है वो होती है 15 सितंबर. ठीक है, बट अदर देन कंपनी मतलब इंडिविजुअल्स एंड HUF की अगर हम बात करते हैं तो जो डेट होती है वो होती है 15 जून. ठीक है, तो देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको 15 जून तक पे कर देनी चाहिए जहां पे हमको 15% ऑफ अपनी टैक्स लायबिलिटी पे कर देनी है. सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर तक पे हो जानी चाहिए जहां मेरी टैक्स लायबिलिटी 45% तक की पे हो जानी चाहिए. जो मेरी थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो 15 दिसंबर तक पे हो जानी चाहिए जहां मेरी 75% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी पे हो जानी चाहिए. एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट मेरी बाय 15 मार्च पे हो जानी चाहिए जहां मुझे 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी पे कर देनी है. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी मेरी 15 जून को जाएगी. So guys, this was all for today. Thank you for listening to me, and if you are new to the channel, make sure you like, share and subscribe to the channel. And guys, अगर कोई recommendations हो जो आपको चाहिए या कोई topics आपको चाहिए या आपको कोई चीज पूछनी है तो make sure आप मेरे को WhatsApp पे या Telegram पे text करो, and नहीं तो YouTube comment, please comment on this video what you like or dislike. And अगर आपको कोई भी topics चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, feel free to message me anytime. I am always available for you people. So thank you and have a nice day.